नमस्कार, मेरा नाम है क्रांति असीमा सुरेश भट्ट। मैंने जब अपने पिता को खोया तब शायद मैं उन्हें नहीं जानती थी, शायद क्या बिल्कुल ही नहीं जानती थी, क्योंकि वो आम पापा की तरह नहीं थे जो हमारे साथ रहते। वो देश के लिए चले गए हम लोगों को छोड़कर। उनके जाने के बाद और ख़ास तौर से उनके मृत्यु के बाद मैंने उन्हें थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके जानना शुरू किया। और जब जाना तो जाना कि अभी हाल में ही मेरा दिल्ली जाना हुआ था और मैं दिल्ली के उसी ओल्ड एज होम में गई जहाँ मेरे पिता ने दम तोड़ा। बहुत सारे सवाल थे मेरे मन में। सुरेश भट्ट जो गया ज़िले का सबसे सम्रान व्यक्ति था, सुरेश भट्ट जो इस देश के कई मुख्यमंत्रियों के व्यक्तिगत दोस्त रहे, सुरेश भट्ट जिन्होंने कई राजनेताओं को उंगली पकड़कर राजनीति के गलियारे में पहुंचाया, वो इंसान चुपचाप एक ओल्ड एज होम में मर गया। किसी को वहाँ उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। जब मैं उस जगह पर गई तो मैं ढूंढ रही थी कि शायद कहीं वो मुझे मिल जाए, पर मिले नहीं, क्योंकि वो अब शरीर रूप में तो है ही नहीं। अब कोई व्यक्ति फकीर कार्यकर्ता सुरेश भट्ट के ऐसा पैदा होना लगता संभव नहीं रह गया है। कभी किसी से डरे नहीं, बहुत ईमानदार और पक्के आदमी थे। कभी उन्होंने स्वार्थ का कोई प्रदर्शन नहीं होने दिया। आज वो गुरु, इस तरह के गुरु कोई नहीं है जिस तरह से सुरेश भट्ट जी थे। तो वो बोलते थे अक्सर कि तुम लोग नौजवान आदमी हो तो तुम लोग भाग जाओगे। सुरेश भट्ट जी स्पष्ट शब्दों में नारा लगाते हुए कहा, उनके पास ज्ञान था, लोग थे उनके साथ ऐसे। जिसको देखा तो सुरेश भट्ट के रूप में देखा। क्या कहा जाए उनके बारे में। लेकिन इतना सब लोग मानते हैं कि भट्ट जी ने उस अंतिम जन के साथ अपने को एसिमुलेट कर लिया। जब तक सूरज चांद रहेगा, सुरेश भट्ट का इतिहास के पन्नों में नाम रहेगा। सबको गोली लग रहा है। भाषण देते समय सुरेश भट्ट ने कहा कि चल हट सारे लोग, और हम सुरेश भट्ट आ गया, वह भाषण नहीं दे। बहुत अच्छा है एकदम। उनकी मृत्यु के बाद एक शून्यता आई है। समाज में वैसी लड़ाई लड़ने वाला अब पूरे नवादा जिला में कोई व्यक्ति नहीं है। आज सुविधा के अनुसार राजनीतिक और सामाजिक काम किए जा रहे हैं और अर्थ प्रधान समाज होने के कारण अब कोई व्यक्ति फकीर कार्यकर्ता सुरेश भट्ट के ऐसा पैदा होना लगता संभव नहीं रह गया है। मैं प्रतिभा कुमारी, यहाँ की उनकी बहू लगेंगे हम, इसलिए वो आते थे तो बराबर कहते थे, बहू मेरे लिए 2 रोटी और 1 हरी मिर्च लाओ, नमक लाओ। बोलते भी थे कि सब्जी लीजिए चाचा जी, तो बोलते थे नहीं नहीं सब्जी की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना अच्छा से बोलते थे कि उनके बातें भाषण हमको सुनने में बहुत अच्छा लगता था। हम लोग जब जेल जाते थे, थाना में जो मतलब कि पकड़ के पुलिस ले जाता था, तो वो बोलते थे अक्सर कि तुम लोग नौजवान आदमी हो तो तुम लोग भाग जाओ, काम कौन करेगा। ये आश्रम का यहाँ जो जमीन जो था उसमें सुरेश भट्ट जी और भगवती चरण सर जो थे न्यू एरिया के रहने वाले हैं, उनका ये लोग संरक्षित करते थे, देखते थे। उन लोगों के मरने के बाद अब समझ में नहीं आता है कि वो ज़मीन का क्या होगा। कद्दू के सब्जी सिर्फ नमक दे करके गला करके बासदेव बाबू के साथ हम सुरेश बाबू को खाते देखा है। जब एक जुलूस के बीच में सुरेश भट्ट जी जुलूस का नेतृत्व करते हुए डीएम कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, गेट से आगे बढ़ चुके थे, पीछे से मैं भी साइकिल से वहां पहुंचा। तो पहुंचने के बाद में लोग माइक सुरेश भट्ट जी के हाथ में दिया। सुरेश भट्ट जी स्पष्ट शब्दों में नारा लगाते हुए कहा कि जनता के नौकर, नवादा के डीएम, जनता आपसे बात करेगी, तुम नीचे आओ। लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित होकर के उनको देखने लगा। वे बोले, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, डीएम जनता के नौकर हैं। जनता प्रजातंत्र में
डीएम हो, एसपी हो और कोई पदाधिकारी हो, उसके मूल मालिक है। इसलिए इससे हारने डरने की जरूरत नहीं है, इससे काम लेने की जरूरत है और कान पकड़ के काम इससे लिया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री सूर्य चंद्रशेखर जी आए, नवादा में आम सभा था, उस सभा में सम्मिलित होने के लिए इनको जाना था, लेकिन जैसी गाड़ी आई चौक पर तुरंत सुरेश भट्ट जी उनकी गाड़ी को रुकवाए और रुकवा कर बड़े भाई रुकवाए और रुकवा कर कान में क्या बोले जो पता नहीं, किसी को नहीं सुना। शीशा खोले तुरंत चंद्रशेखर जी और क्या कान में बोले, उसका तुरंत बैरन यहाँ सभा नहीं हुई और वो लौट कर चले गए। सुरेश भट्ट जी की बहुत सारी बातें हैं, हमें याद आता है कि उन्होंने जो सिखाया था कि इस्लाम धर्म क्या है। पहली बार करीब 35 साल पहले उन्होंने एक मुस्लिम परिवार के लीडर थे उस समय, उनके साथ उनके यहाँ मैं बैठा हुआ था, इनके साथ गया था। तो मुस्लिम परिवार के लोगों ने कहा कि दुनिया में बड़ी ही अति आधुनिक और आज की तारीख में सबसे प्रभावित धर्म है जो वो है मुस्लिम। इन्होंने बड़ी तपाक से कहा था कि इस्लाम धर्म नहीं है, इस्लाम एक आंदोलन है जो राजनीतिक शक्ति को ग्रैब करने का एक आंदोलन है इस्लाम। तो मैं काफ़ी चौंका था उनकी इस बातों से कि क्या बोल गए। हम लोग तो दुनिया के सारे लोग मानते हैं कि यह धर्म है। बाद में उन्होंने बताया कि मैं सही कहा था और उन्होंने कहा कि एक आंदोलन है टू ग्रैब द पॉलिटिकल पावर, उन्होंने समझाया था मुझे। तो आज तक मुझे याद है कि इस्लाम धर्म के बारे में जब कोई लोग कहते हैं, मुसलमान भी कहते हैं, तो मैं बड़ी दावे से उनकी बातों को सीखा था, जो उनसे सुरेश भट्ट जी से। तो मैं कहता हूँ ये ब्राह्मणवाद क्या है, मुझे भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने जो सिखाया आज तक हमारे जेहन में है। हम राजनीति में आज तो व्यवसाय, आज की तारीख में व्यवसाय हो चुका है, लेकिन इसी बात के फर्क को उन्होंने मुझे समझाया था। वो हमारे गुरु थे, हमारे चाचा जी थे सुरेश भट्ट जी, और जो सिखाया है उन्होंने, आज उसको हमने जीवन में आधार बनाया और आज भी मैं चल रहा हूँ। समाज में धर्म क्या है, राजनीति क्या है और समाज में व्यवसायीकरण पॉलिटिक्स का क्या है, उसके बारे में उन्होंने बहुत हमको समझाया था। आज भी मुझे काम दे रहा है। मैं दावे से उनके बताए हैं रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। उनको जब कहीं से चिट्ठी आता था तो उसमें लिखा रहा था सुरेश भट्ट नवादा। हमने पूछा कि अंकल जी ये आप छोटा सा दिया परिचय, तो उन्होंने कहा कि इस लायक बनो कि लोग जाने कि यही व्यक्ति है पूरे जिला में। तो वो गुरु, इस तरह के गुरु कोई नहीं है जिस तरह से सुरेश भट्ट जी थे। कोई समझाने वाला नहीं और न ट्रेनिंग देने वाला सामाजिक कार्यकर्ता को, जिसके वजह से अराजक स्थिति है राजनीति में। मैं सरस्वती भट्ट, पति सुरेश भट्ट, नवादा बिहार के रहने वाली हूँ। मेरे पति के साथ जयप्रकाश नारायण हमेशा साथ रहते थे, जेल आंदोलन सब कुछ किए। एक दिन ये बात है कि नीचे से ही जयप्रकाश नारायण जी आवाज़ दिए सुरेश भट्ट, हम उनकी आवाज़ सुन करके दरवाज़ा खोले और उनको लाए। उससे फिर गिलास पानी हमारे यहाँ पिए, बच्चों के माथा पर हाथ फेर करके वो बोले, ले बहू आप का दिन बहुत जल्दी पलटेगा, सुरेश भाई का मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आप चिंता टेंशन मत कीजिए, आपका समय बहुत जल्द पलटेगा।
उनके पास ज्ञान था, लोग थे उनके साथ ऐसे, जहाँ डिस्कशन होता था, जहाँ डिस्कवरी ऑफ इंडिया की भी चर्चा होती थी। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो बातें नेहरू जी ने लिखा राष्ट्र के लिए, मानव के लिए, कानून के लिए, संविधान के लिए, उन तमाम मुद्दों की जानकारी थी वर्षा। तो बढ़िया डिस्कशन करते थे, हेल्दी डिस्कशन होता था उनके साथ। आपके पापा कॉमरेड, जिसको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट कहते हैं, पक्के कम्युनिस्टवादी थे और वचन के भी पक्के थे। और उनको लोग दुबले पतले थे, लेकिन उनको लोग कहते थे तूफानी आदमी है, इसे ही बहुत कट्टरवादी आदमी है। पार्टी में रह करके पार्टी से कभी उनको विलग होना नहीं पड़ा। पार्टी ही इनको इतना चाहता था। अंसार नगर के लोग भी थे, मुस्लिम लोग भी उस पार्टी में इनको सब हामी भरता था। और एक वली अंसारी थे इनके साथी, वो भी इस पार्टी में जुटे हुए थे और दोनों एकदम जैसे अपना सहोदर भाई होता है वैसे ही लोग काम करते थे। जितना दुबला पतला थे उतने ही बोलने में इतना तेज तराज थे और इनका आवाज़ इतना ऊंचा था कि कहीं भी धारा प्रवाह बोलने में रुकते थे नहीं थे। सब लोग तूफानी कहते थे कि ये बहुत ही तेज तराज है और कभी किसी से डरे नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी नगर परिषद की सेवा में ही बिताया और उस समय नगर परिषद की स्थिति बहुत खराब रहती थी। लोगों को वेतन नहीं मिलता था, 6-6 महीने पर पेमेंट होता था। यहाँ तक कि होली और दशहरा जैसे हिंदुओं के पर्व और ईद मुसलमानों के पर्व पर भी लोगों को वेतन नहीं मिलता था। दुकानों से बकाया किराया को हम लोग ही वसूल करके खुशामद करके लाते थे और कुछ कुछ ही करके पर्व त्यौहार चलता था लोगों का। आज तो स्थिति बदल गई है। सरकार का नगर परिषद पर शुरू से ध्यान नहीं रहा है और आज ध्यान दिया गया, पैसा दिया गया है, लेकिन व्यवस्था पर कुछ उस तरह का ही नहीं है। उस समय हम लोग आंदोलन करते थे, हड़ताल करते थे, 110 दिन का हड़ताल किया है। उसमें हमारे एक सहयोगी स्वर्गीय सुरेश भट्ट, जो कि आज दुनिया में नहीं थे, बहुत सहयोग उनसे मिला और निस्वार्थ सहयोग मिला। वे आदमी अपने ढंग के थे, कोई बिना स्वार्थ के लाग लपेट के काम करने वाले थे। उनकी निस्वार्थता इतनी थी कि सवेर में टहलने के लिए निकलते थे, बस डिपो आते थे और जब पेपर खरीदना होता था तो मेरे डेरे पर आते थे। 1 कप चाय पीते थे, उसमें पेपर का दाम 1 रुपया था। जब कभी हम 2 रुपया दे देते थे, 1 रुपया कहते थे लौटाओ, 1 रुपया दो हमको। तो इस तरह के वो आदमी थे और हम लोग के आंदोलन में उन्होंने बहुत योगदान दिया। उस समय नवादा में हम लोगों का साथी जेल में भी गया। उस समय जेल अब तक जेल रोड में था, वहाँ हम और सुरेश भट्ट दोनों सवेर में उन कर्मचारियों के लिए चाय बिस्कुट लेकर के जाते थे। सुरेश भट्ट से हमने कहा कि हमको भी जेल जाने दीजिए। सुरेश भट्ट ने कहा कि अगर आप चल जाइएगा तो फिर हम अकेले नहीं संभाल पाएंगे, ये सब व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। और उनको भी हमने कहा तो आप भी रहिए, मेरे साथ भी तो एक रहना चाहिए आदमी। तो इस तरह से हम लोग चलाए। हम लोग एक साथ भी महासंघ के चुनाव में मुजफ्फरपुर भी गए, वहाँ भी उन्होंने बहुत सक्रियता दिखलाई। उमेश्वर ठाकुर उसमें महामंत्री हुआ करते थे, इनका बहुत सम्मान करते थे। और एहो इस आदमी को जितनी चिंता दलितों के लिए, वंचितों के लिए थी, उतनी चिंता अपने परिवार के लिए इन्होंने कभी नहीं किया। और यही कारण है कि उस समय के जो नेता थे, जो कि अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे, उनका परिवार आज बहुत आगे बढ़ गया और इनका परिवार ज्यों कहते हैं वहीं पर है। बाल बच्चों को भी पर भी इन्होंने बहुत ध्यान नहीं दिया, सिर्फ समाज सेवा में ही लगे रहे और उसी में अपनी ज़िंदगी को खपा दिया। हमारे भाई साथी, वरीय साथी श्री सुरेश भट्ट जी जेल की यात्रा करने के बाद 1962 में
कन्हाई कॉलेज में अध्ययन शुरू किया था और हम क्लास फेलो थे। उनका हमारे जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता था। क्रांतिकारी बात करते थे और देश के सुधार के लिए अच्छी अच्छी बातों को करते थे। सरकार का जरूरत पड़ता था, सरकार का विरोध करते थे सुधार के लिए। ये हमारे लिए पूज्य थे। तो जब हम लोग इस समय में, आधुनिक समय में, जब इसे इस धरती पर इसको देखा तो सुरेश भट्ट के रूप में देखा, जिन्होंने खुद अपने आप को भूलकर आत्म विस्मृत होते हुए जग का कैसे हुआ जाता है इसे उन्होंने प्रामाणिक बनाया। मैं खास करके उनसे जो मेरी अंतिम भेंट है, लगभग वह समय होगा 1994 ईस्वी का समय होगा। पटना में हमारे नवादा के कॉमरेड थे, कॉमरेड बालेश्वर तांती। उस समय मैं अरुण कमल से मिलने के लिए गया था, तो बालेश्वर तांती ने कहा कि मैं एक आदमी से तुम्हें मिलाना चाहता हूँ, और वो नवादा के हैं। मुझे बहुत आश्चर्यजनक लगा कि नवादा के हैं और मैं नहीं जानता हूँ। तो बोले कि हो सकता है तुम जानते होगे, लेकिन चलो मिलाता हूँ उनसे। बहुत दिन से वे नवादा में नहीं थे। ठीक पटना यूनिवर्सिटी के आगे में चाय की दुकान के पास हमको ले गए और वहाँ पर वे अखबार वगैरह लेकर, कुछ मैगजीन वगैरह लेकर बैठे हुए थे। बालेश्वर तांती लेकर गए और मुझे सामने कर कहा कि इस लड़के को पहचानिए। बोले कि मैं तो नहीं पहचानता हूँ। तब उन्होंने कहा कि विश्वनाथ शर्मा जी के लड़के हैं, कलकत्ता में जहाँ जाकर अक्सर आप जहाँ रहते हैं ये उन्हीं के लड़के हैं। तो बोले अरे अरे तुम विश्वनाथ जी के लड़के हो। तो फिर उन्होंने बताया माँ कैसी है, कौन कौन है, कितने भाई हो, मेरे बारे में उन्होंने पूछा। और हम फिर उनको बोले कि आपसे और हम बात करेंगे। तो बोले ठीक है, हम पूरी बात तुमसे करेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़े देर के लिए 5 मिनट के लिए हम एक काम से थोड़ा दूसरे जगह गए और इसी बीच में उनको ना जाने और दूसरा क्या काम हो गया जो वहाँ से चले गए। फिर उनसे मेरी भेंट नहीं हो सकी। वह मेरी उनसे अंतिम भेंट थी और वह जो उनका स्वरूप है, वह स्वरूप आज तक मेरे मन में, मेरे मानस में अटका हुआ है। एक गजब स्वरूप, एक गजब व्यक्ति जो सबको अपना समझता रहा, पूरी दुनिया को अपना समझता रहा और कण कण में अपने उपस्थिति देता रहा। यहाँ है, वहाँ है, कहाँ है, सुरेश भट्ट सब जगह है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के विरोध जब हो रहा था उस वक्त इन्होंने कांग्रेस के पक्ष में बोलने के लिए, विपक्ष में बोलने के लिए सुरेश भट्ट ने नागार्जुन और फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के 2 ऐसे दस्त कवि थे जिनको यहाँ लाया गया था। इनका श्रेय था सुरेश भट्ट। यहाँ मतलब नवादा में? सुरेश यहाँ सिनेमा हॉल में वही। मैं नरेंद्र शर्मा हूँ, लेकिन मेरा एक पुकारू नाम है घर का, जो बहुत कम ही लोग मेरे लिए इस्तेमाल करते थे। उसमें थे हमारे बड़े भैया भी। जब भी ये आते थे मेरे पास तो दूर से ही आवाज़ लगाते थे मेरे इस नाम से, नारायण जी, ऐसा कहते हुए ही मेरे घर के परिसर में पैर डालते थे। और तब मैं समझ जाता था कि आ गए। एक झोला लटकाए हुए खादी वाला, और क्या कहा जाए उनके बारे में, बस एक योगी, योग मूर्ति, क्रांतिकारी योगी। सुरेश भट्ट का तत्व ज्ञान था सच्चाई का, सादगी का, प्रेम का, करुणा का, बहादुरी का। लोगों के साथ उस सच को वो स्वीकार कर चुके थे कि जो वास्तविक जीवन है
उसमें जो लोग अंतिम पायदान पर खड़े हैं उनको कैसे खड़ा किया जाए, उनके साथ कैसे अपने को जोड़ लिया, और यही उनके लिए दूसरे स्तर पर ट्रेजेडी हो गई कि जो लोग ये मान के चल रहे थे कि भट्ट जी का मतलब वो अमीरी, वो शान शौकत, धन संपत्ति, क्योंकि बहुत सारे लोग भट्ट जी से जमुना प्रसाद वैद्य की तलाश कर रहे थे और भट्ट जी अंतिम जन्म की तलाश में थे। ये जो यात्रा है उनकी, उस यात्रा को समझना पड़ेगा और तब अपने लिए कर्तव्य सोचना पड़ेगा कि हमारी जमीन क्या है। तुम्हारी जमीन भट्ट जी का तत्व ज्ञान है। तो वो जो पूरा एक जागतिक समझ थी उनकी, दुनिया को लेकर, मनुष्य को लेकर, सत्य को लेकर, वो तो अपनी समझ से जी रहे थे। उनको क्या फर्क पड़ता था? कभी आपने देखा कि भट्ट जी खाने के लिए दुखी हो? कभी नहीं। पहनने के लिए दुखी हो? कभी नहीं। घर के लिए कभी नहीं। यातायात के लिए कभी नहीं। और आज पूरी दुनिया भोजन, वस्त्र, आवास के चक्कर में पूरी जिंदगी गुजार रही है और जब तक में वो इसका इंतजाम कर पाती है तब तक जिंदगी ही नहीं बचती। इसलिए भट्ट जी को एनालाइज करना हो तो ये मानना चाहिए कि उनकी जो समझ थी उस समझ के अनुसार उन्होंने जिया और बहुत बुलंदी से जिया। तो नवादा में आते थे तब मेरे यहाँ ही आते थे और उनकी आदत थी कि जिस जिला में वो काम करते थे उस जिला में एक बेटी बनाते थे। तो नवादा में मैं ही उनकी बेटी थी। मेरे यहाँ आना, रात में रुकना और दिन भर किसी अन्य दोस्तों से मिलना और शाम में फिर मेरे यहाँ आना रहता था। उनका जीवन बिल्कुल सादगी की तरह था। सादा रहना, सादा भोजन, सादे तरीके से सोना, हर चीज़ बिल्कुल सादगी से जुड़ा हुआ था। और इतना बड़ा विद्वान थे कि उनकी जो पार्टी थी वो अक्सर उनको विदेश में भेजती थी, CPM पार्टी। इनके विद्वता को देखते हुए बाहर जा कर के लोगों को ट्रेनिंग देना। मैं भी इनके साथ कई बार गांव में ट्रेनिंग के लिए गई और ये जो नवयुवकों को ट्रेनिंग देते थे, युवक और युवतियों को, वो काबिले तारीफ थी। काफ़ी इनमें विद्वता थी और ख़ास करके मुझे बहुत इनसे सीखने का मौका मिलता था। और जब भी आते थे तो एक सूरज की तरह इनकी आदत थी। आ जाना, फिर बादल से सूरज ढक जाना, फिर बादल हटने के बाद सूरज की तरह दिखाई देना। सेम सिचुएशन इनके साथ था। रात में आना, फिर दिन भर कहाँ रहना पता नहीं, बताते भी नहीं थे। कभी कभी मुझे ले जाते थे, कभी कभी नहीं ले जाते थे। और फिर मन में छिपना और दिखना एकदम जस्ट लाइक सूरज की तरह था। दूसरा चीज़ कि एक बार जो दशरथ मान जी के बारे में पूरे बिहार में चर्चा है, उनके ऊपर फिल्म भी बनी है कि पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाए अपने पत्नी के मृत्यु के उपरांत। उनसे भी इनकी दोस्ती थी और उनके फील्ड में ही काम करने के लिए जाते थे। क्योंकि वो जो एरिया है पूरा पहाड़ी एरिया है और शेड्यूल कास्ट की बस्ती ज़्यादा है, लोग पिछड़े हुए लोग हैं। तो वहाँ मुझे भी उनसे एक बार ले गए थे मिलाने के लिए, लेकिन संजोग ऐसा रहा कि उस दिन वो घर पे नहीं थे तो हमसे मुलाकात नहीं हो पाई, हम उनसे रूबरू नहीं हुए। लेकिन उनके एरिया में हम कई बार सुरेश भट्ट जी के साथ गए और रात में हम लोग बच्चों के साथ क्लास लेते थे, तो उसमें हम शरीक हुए हैं। दूसरा चीज़ है कि ख़ास करके मुझे ऐसा लगा कि एक पिता का जो छाया होता है वो मुझे पूरी तरह इनसे मिला। और सुरेश भट्ट जी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। पटना में कई बार भेंट हुई थी उनसे और साथी थे। और सबसे बड़ी विशेषता मैं ये मानता हूँ कि वो बहुत ही गरीबी में रहते थे, कहीं भी कि कोई भी परिस्थिति में एडजस्ट कर लेते थे। और बीमार होते हुए भी देखिए पटना में गांधी दिन ज़्यादा रहते थे।
हम हमें हमेशा अभाव में ही गुजरे वो, लेकिन उनको काफ़ी संपत्ति थी अपनी। मैं नवादा में गया था एक बार उनके साथ, मैं देखा दूसरे लोगों को उनका सीन वगैरह उनके भाई ने कब्जा कर लिए थे। हमने देखा उनकी पति से मैं मिला था, बहुत अच्छी रहा। मुझे बहुत अच्छा उनके ऊपर गर्व है कि वो ऐसे व्यक्ति दुनिया में होते हैं। इलेक्ट्रिक विचारधारा के थे, लेकिन बहुत अच्छे विचार था उनका। हम लोग बहुत उनको सराहना करते हैं। वैसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं दुनिया में। हर शख्स के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। चाहे आप महात्मा गांधी ले लें, चाहे सुभाष बाबू ले लें, चाहे वल्लभ भाई पटेल ले लें, सबके बारे में जिन जिन लोगों की मैंने बायोग्राफी पढ़ी उसमें दोनों पहलू बराबर चले हैं। अब मैं बम्बई में रहता हूँ और सुरेश भट्ट जो बिहार में थे उनके बारे में मेरे पास जानकारियाँ आती रही, लेकिन आज तक एक भी नेगेटिव पॉइंट उनके बारे में न कहीं पढ़ने मिला न कहीं सुनने मिला। यहाँ तक कि उनके दुश्मन भी उनकी तारीफ करते हैं। काफ़ी जज्बाती व्यक्ति थे, प्रखर मार्क्सवादी थे और किसानों, मजदूरों, छात्रों और लोकतंत्र के सुरक्षा हेतु काफ़ी उन्होंने आंदोलन किया। मैं और समाज जब तक सूरज चांद रहेगा, सुरेश भट्ट का इतिहास के पन्नों में नाम रहेगा। सुरेश भट्ट जी सारे जीवन में एक संत की तरह उन्होंने जीवन यापन किया और उन्होंने कभी धन की कामना नहीं की, जनहित के लिए हमेशा संघर्षरत रहे और सारा जीवन उन्होंने एक साधारण व्यक्ति की तरह जी करके रहे, एक साधु महात्मा की तरह बिना कोई धर्म का भेद किए, कोई जाति पाति का भेद किए सबके समस्याओं से जूझते थे, लड़ते थे और उन्हें कोई पद नहीं पाया, कभी विधायक बनने का कोशिश नहीं किया और सारा जीवन वो लोगों की सेवा में जुटे रहे और वैसे व्यक्ति को हम कर्मयोगी ही कर सकते हैं। और समाज के लिए भी बहुत किए, नवादा के लोगों के लिए भी बहुत करे, बहुत सभ्य थे। उनके निधन से हम लोग का काफ़ी क्षति हुआ है नवादा में। हम लोग युवक के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक भी काम करते थे। सुरेश भट्ट जी हमारे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं और उनका जो विचारधारा था वो हम लोगों से बहुत मिलता जुलता था। खास करके किसी भी शब्द को बहुत बखूबी वो बोलते थे और स्पष्ट बोलते थे। इतने स्पष्टवादी व्यक्ति बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। जिन भी मुद्दों पे बात करते थे बहुत अपनी बातें बहुत स्पष्ट ढंग से रखते थे, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उस पर ध्यान नहीं दे करके जो सच्चाई थी वो सामने रखते थे। ये चीज़ें जो है मुझे सुरेश भट्ट जी की बहुत अच्छी लगी है और मैं उनके साथ कुछ समय बिताया, इसका मुझे बहुत गर्व है। और आप बता रहे थे हंसता हुआ चेहरा उनका, वो मैं एक चीज़ मुझे जो उनकी बहुत ये लाइन कुछ भी बोलते थे ना बड़ा मुस्कुरा करके और हंसते हुए बोलते थे और उनका जो चेहरा मैंने कभी उनको उनके चेहरे से मुस्कान कभी जाते हुए कभी मैंने नहीं देखा। इन्हें रामधारी सिंह दिनकर की कविता से जो है मैं मूल्यांकन करूंगा। रामधारी सिंह दिनकर की कविता की कुछ पंक्तियां हैं। खड़ा रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत को आने में मिली सफलता उसको जग में, जीने में या मर जाने में। ये हमारे जीता जागता उदाहरण स्वर्गीय सुरेश भट्ट जी का है कि इनके जीने में भी जो क्रांतिकारी कार्यक्रम था और मरने के बाद भी उनकी यादों को याद कर हम लोग जीवित हैं और वैसा बनने के लिए, वैसा ढलने के लिए कोशिश करते हैं। तो सुरेश भट्ट जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे और समाज के लिए वो जीते थे, समाज के लिए मरते थे। मैं अभी नवादा ज़िले के एक मशहूर और इतिहासकार जो हमारे भट्ट साहब थे उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो उनका मैंने एक किताब मैं देख रहा हूँ मेरे सामने है, मन लागो मेरो यार फकीरी में।
तो इस तरीके की जो इनका किताब है और इस किताब के माध्यम से जो भी इनके बारे में बताना चाह रहे हैं, इस पर नवादा ज़िले में शोध भी होना चाहिए। इमरजेंसी के समय में प्रोसेसन निकला था, उसी में श्री सुरेश भट्ट जो है वो सबका निटअप कर रहे थे। अभी पुलिस जो है जो उसमें जो है जो पहले तो अभी चलाई अपना जो है जो लाठी वगैरह चलाई, और उसके बाद जो है जो फिर अभी गोली चलाना लगी। और ये जो है अपना जो है जो बोले कि नहीं पटाखा है पटाखा है पटाखा है, और सबको गोली लग रहा है। आइए अपना जो है जो नीचे से ये अपना नाटक है अपने निकल। सुरेश भट्ट जी नवादा में खास करके उन गरीब लोगों का हमेशा लड़ाई लड़े हैं जिनका आज तक आदमी में जन्म लेने के बाद आदमी का मान्यता जिसे प्राप्त नहीं था। वो सफाई करता जो माथे पर मैला लेकर धोते थे, साफ करते थे, उसके पक्ष में नवादा जिला में अनेकों बार वो जुलूस निकाले और ये मांग करते थे भारत सरकार से कि आदमी आदमी का मैला नहीं धोए, ये कानून को समाप्त करो, ऐसा कानून बनाओ जो आदमी अपने माथे पर मैला नहीं ढोवे। ये सुरेश भट्ट जी हमेशा नवादा में यह लड़ाई अपने जीवन काल में हमेशा लड़ते रहे और इस लड़ाई को हम लोग सुरेश भट्ट जी को अनेकों बार नवादा के रोड पर उन लोगों के साथ उतरते देखा। इसलिए वो गरीब लोगों के बहुत ही पक्षधर व्यक्ति थे। सफाई कर्ता का तो एकदम पक्षधर व्यक्ति थे। उसके बीच में जाना, उसके दुख दर्द को समझना, उसके हक की लड़ाई को लड़ना, अगर वह कोई काम कर रहा है वेतन नहीं मिला, खाने का नहीं है, तो उसका भी वो प्रदर्शन करते थे नवादा जिला पदाधिकारी के सामने और उसकी मांग को रखते थे। वे हमेशा गरीबों के पक्ष में रहे और ख़ास करके सफाई कर्ता के पक्ष में तो जीवन पर्यंत लड़ते रहे। जब हम लोग छोटे थे तो हमने उनको देखा है सुरेश भट्ट साहब को, और उनको गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते, असहाय जो है उनकी सहायता करते, हम लोगों ने देखा है उनको। और अच्छी तरह हमको याद है कि वो जब साइकिल से चलते थे तो एक तख्ती आगे में वो रखे रहते थे और उस पर वो कुछ न कुछ स्लोगन लिखे रहते थे। और उनके साथ उनकी बेटी क्रांति नाम था, वो हमेशा रहती थी टोपी लगाए हुए। और आज जब हम वकालत कर रहे हैं और नवादा में हैं तो हमको आज जब भी जाते हैं रजौली, सिरदला, ये सब गांव इंटीरियर क्षेत्र में जब जाते हैं तो वहाँ से जानकारी मिलती है कि वो कितना हेल्पफुल थे उन लोगों के लिए जो गरीबी से जूझ रहे थे या गरीबी में जी रहे थे, उन लोग की मदद के लिए। आज भी वो जब भी बातें होती है तो उन लोगों ने ये कहा कि वो एक आवाज़ देते तो हम लोग सब आ जाते हैं। हम लोग को ये भी जानकारी थी कि वो कभी राजनीति किए नहीं, लेकिन उनकी जो इस तरह की जो उनका सेवा भाव था उसके कारण उस समय की प्रधानमंत्री जो थी इंदिरा गांधी, जो जानकारी मिली है और जो हमने सुना है और लोगों से कि वो उनके भी काफ़ी करीबी थे। और जब भी वो दिल्ली वगैरह जाते थे और अगर जो इंदिरा गांधी को भी पता चल जाता था कि नहीं वो आए हुए हैं तो वो मिलने ज़रूर आती थी उनसे। सुरेश भट्ट जी के बारे में मेरी जानकारी एक तरह से दूरी से थी, डिस्टेंसेस से थी। जिन विभिन्न आंदोलनों में वो हिस्सा लेते रहते थे वहाँ से मैं काफ़ी उनके बारे में सुनता था। कभी मेधा पाटकर जी के आंदोलन से, नवादा बचाओ आंदोलन से, कभी डॉक्टर सुनीलम से, और इसी में बहुत लंबे अरसे से चाहता रहा था कि कभी वो दिल्ली आ जाएं तो शायद दिल्ली में निर्माण मजदूरों का ये जो हम संगठन बना रहे थे उसमें बहुत मदद मिलेगी। तो इसलिए जैसे भी होता था मैं उनको कम्युनिकेट तो करता था कि वो आ जाएं, पर वो इतने व्यस्त थे कि उस समय में कभी आ नहीं पाए थे। और ऑलमोस्ट जब सारे कामों से शायद थक ही गए होंगे तब वो 2005 में आए, और उस समय तो स्थिति ऐसी नहीं थी कि उनको हम काम से मदद लेते। तब ऐसी ज़रूरत थी कि उनकी हम ध्यान रखते। तो वो सिद्दीकी बिल्डिंग में कुछ समय रहे और बाद में वो जन्म होम में रहे
और ये उनके रेस्ट करने का पीरियड था और वो काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे थे, लेकिन कभी भी उन्होंने कोई शिकायत एक्सप्रेस नहीं करी। कभी भी हमारे स्टाफ ने कभी भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि कुछ डिमांडिंग थे या कुछ थे। जैसा हो जाता था वो वैसा संतुष्ट रहते थे और शायद बेस्ट लोगों में जिनका हमें ध्यान रखना पड़ा होगा उनमें से बेस्ट लोगों में से थे और बहुत सहयोगी रहे और इससे ज़्यादा तो मेरा भी